दोपहर का वक्त था। कमरे में फैली खामोशी अजीब सी भारी लग रही थी, जैसे दीवारें भी सांस रोके बैठी हों। खिड़की के पर्दे से धूप की हल्की लकीर अंदर आ रही थी, जो फर्श पर एक बेजान सी लकीर बनाए ठहर गई थी। लैला बिस्तर के किनारे खामोश बैठी थी, नजरें अपने हाथों पर जमाए हुए। इसकी उंगलियां कभी आपस में उलझ जाती, कभी बेख्तियार खुल जाती, जैसे दिल का इज़्तिराब हाथों में सिमट आया हो। सर के बाल ढले हुए थे, दुपट्टा कंधों से जरा सिरक चुका था, मगर इसे इसका एहसास तक नहीं था। 4 महीने 10 दिन से वो इस कमरे में ही कैद थी। बाहर जाना जैसे वो गुनाह समझती थी। मुसलसल बस एक गैर मरई नुक्ते को ही घूरे जा रही थी। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी जब चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज सुनकर वो चौंकी, जैसे किसी ने इसकी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया हो। दरवाजा खुला और कुलसूम अंदर दाखिल हो गई थी, इसके भाई की बीवी। लैला की नजर जो ही उस पर पड़ी, इसने फौरन दुपट्टा संभालकर सर पर दुरुस्त कर लिया। ये हरकत बेसाख्ता थी, बरसों की सीख जिसे एक लम्हे में जाग उठी हो। इद्दत में इसने खवातीन से भी पर्दा किया था। कुलसूम ने एक नजर इसे देखा, सर से पांव तक, और आहिस्ता से बोली, आज तुम्हें गुस्ल करना है ना? लहजा निहायत संजीदा था। लैला ने इस बात में हल्का सा सर हिला दिया, मगर जुबान साथ न दे सकी थी। कुलसूम ने बात आगे बढ़ाई, आवाज में एक अजीब सी रस्मी ठहराव था। और मगरिब के बाद तुम्हारी इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत अजीब हो रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी, जहां तुमने 4 महीने 10 दिन सब्र के साथ ये वक्त निकाला है, आगे भी इसी तरह अक्लमंदी का मुजाहरा करना। तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर हद से ज्यादा हसास हो चुका है। खुदा के लिए मेरे शौहर को मजीद तकलीफ मत देना। ये सुनते ही लैला के दिल में जैसे कोई सुई चुभ सी गई थी, लेकिन इसने महज सर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं बोला था। कुलसूम लम्हा भर को रुकी, फिर गोया हुई, खैर ये बातें बात की हैं, इसके आगे तुमने क्या सोचा है? मेरे कहने का मतलब है, इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद तुम क्या करोगी? लैला ने घबराकर नजरें उठाई, आवाज कांप रही थी। भाभी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही। आप क्या कहना चाहती हैं? वो वाकई बुरी तरह उलझ चुकी थी, इसको बिल्कुल इनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया था। कुलसूम ने गहरी सांस ली। इस सांस में थकन भी थी, झंझलाहट भी, और शायद कोई दबी हुई खुदगर्जी भी। वो आहिस्ता से इसके करीब आकर बैठ गई और इसकी जानिब देखते हुए बोली, मेरा इरादा ये बातें अभी कहने का नहीं था, लेकिन देखो, हर इंसान को खुद ही समझ आना चाहिए। मेरी भी मजबूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुनकर बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पहले ही हर चीज से वाकिफ हो जाओ, ताकि तुम्हें बाद में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। लैला खामोश रही, सिर्फ सुनती रही। मेरा शौहर इतना नहीं कमाता कि मेरे और बच्चों के साथ तुम्हारा भी खर्चा बर्दाश्त करे। शादी से पहले तुम अपने भाई की जिम्मेदारी थी, लेकिन शादी के बाद अब तुम्हें खुद चाहिए अपने बलबूते पर खड़ी हो जाओ। मेरा मतलब, बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारे भाई पर फर्ज है, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारे भाई पर फर्ज है। हमने तुम्हारी शादी इतने बड़े आदमी से इसलिए करवाई थी कि तुम अपने घर खुश रहो, हमें भी कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन इस हादसे की वजह से हम खामोश हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी पर लाखों पैसा लगाया है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से की है। मगर अब इसके पास कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। वो एक लम्हा रुकी, फिर सर्द लहजे में बोली, अब तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना? इस बात को समझती हो तुम? लैला के चेहरे का रंग फक हो गया। अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, मगर दिल मानने से इनकार कर रहा था। कुलसूम ने बात को समेटते हुए कहा, मेरा कहने का मकसद साफ है। तुम्हें यहाँ रहकर काम करना होगा, नौकरी करनी होगी, जब भी कुछ हो सकता है। देखो, एक औरत की मजबूती इसके काम से ही होती है। अब जो हादसा तुम्हारे साथ पेश आ चुका है, इसको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें चाहिए तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करो और अपने कदमों को मजबूत करने के लिए कोई नौकरी करो। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बाशऊर हो, अपने भाई का सहारा बनो। ये बातें मुझे नहीं समझानी चाहिए थी, तुम्हें खुद समझनी चाहिए थी, मगर खैर, अब मैंने कह दिया है तो इस पर ध्यान जरूर देना।
لیلا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی. چند لمحوں بعد اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی, مگر بھائی نے تو کبھی مجھے نوکری کا نہیں کہا. وہ تو نوکری کا نام سنتے ہی غصہ کرتے ہیں. بے شک بھابھی میں باشعور ہوں, پڑھی لکھی ہوں, لیکن میں کام کے لیے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. کلثوم کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی ہنسی ابھری مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی. تمہارے بھائی سدا کے بے وقوف ہیں, وہ قدرے حقارت سے بولی, لیکن مجھ میں بہت سمجھ ہے. اپنا ٹھکانہ دیکھ لو لیلا, یہاں رہنا ہے تو نوکری کرنی ہوگی اور پیسے گھر میں دینے ہوں گے. جب ہی اس گھر کا خرچ چل سکتا ہے تمہیں اب حصے دار بننا ہی ہوگا. معذرت کے ساتھ لیکن ہمت کرنی پڑے گی کیونکہ تمہارا بھائی فائنینشلی بہت کمزور ہے. یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی رکی نہیں, اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گئی تھی. کمرہ پھر خاموش ہو گیا تھا مگر اب اس خاموشی میں سکون نہیں تھا. لیلا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو. پھر اچانک اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ بستر پر جھک گئی, دوپٹہ چہرے پر ڈال لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. دھوپ کی وہ لکیر اب بھی فرش پر ویسے تھی جیسے اس درد سے بالکل بے خبر. اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو ایسے آگ لگ جائے گی. اس نے کتنی امیدوں کے ساتھ شادی کی تھی مگر اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا تھا. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی. عصر کے درمیان وہ نہانے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی تھی. وہ اب غسل لے کر فارغ ہونا چاہتی تھی. واش روم میں نیم گرم پانی کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی. بھاپ آئینے پر جم چکی تھی جس سے عکس دھندلا گیا تھا. وہ خاموشی سے نہا رہی تھی جیسے پانی کے بہاؤ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو. اچانک ایک جھٹکے سے لائٹ بند ہو گئی. واش روم تاریکی میں ڈوب گیا. صرف باہر سے آتی ہلکی سی روشنی دروازے کے نیچے لکیر کی صورت نظر آ رہی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے, دیوار کو ٹٹولا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہے. وہ بے اختیار گھبرا کر بولی, کون ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی. جواب میں صرف خاموشی تھی. اس لمحے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ بری طرح چونکی, ہاتھ چھٹکنے کی کوشش کی, چلائے بھی مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی. خوف نے اس کے جسم کو جکڑ لیا. چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ آہستہ آہستہ بے ہوش ہو گئی تھی. کون تھا اس نے اسے اس طرح اغوا کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. بس صرف آخری لمحے اسے تیز بدبو محسوس ہوئی تھی اور پھر دوبارہ وہ بے ہوش نہیں رہ پائی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 گھنٹے بیت گئے تھے. کچھ لمحے بعد اسے ہوش آنے لگا تھا. گردن میں ہلکی سی درد کی لہر دوڑی. آنکھیں کھولتے وہ یکدم چونک کر بیٹھ گئی تھی. یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی. کمرہ کشادہ تھا, دیواروں کا رنگ ہلکا, پردوں سے شام کی سنہری روشنی اندر چھن کر آ رہی تھی. دل اور دماغ دونوں جیسے منجمد تھے. اس نے اپنے ہاتھ دیکھے, سانس لی, سب کچھ ٹھیک تھا مگر خوف اب بھی اندر دھڑک رہا تھا. اس سے ملتا جلتا کمرہ اس کے سسرال کا تھا لیکن کمرہ اس کے سسرال کا بالکل نہیں تھا. اس وقت وہ کہاں تھی اس سے بالکل علم نہیں تھا. وہ چاروں طرف حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی کوئی شور کرتی یا کچھ کہتی. اسی پل کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا. قدموں کی ٹھہراؤ بڑی آواز آئی. دروازے سے جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی. اونچا لمبا قد, چوڑی جسامت, کسرتی وجود, چہرہ ویسے جیسے وہ برسوں یاد میں سنبھالے بیٹھی تھی. زرار خانزادہ. وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی. آواز خود بخود نکل گئی تھی. زرار خان, آپ زندہ ہیں؟ لیکن آپ تو مر چکے تھے. آپ کی ڈیڈ باڈی. وہ سانس لینا بھول چکی تھی. سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مرحوم شوہر تھا جو کچھ وقت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا لیکن اب زندہ سلامت کھڑا تھا. الفاظ اس کے ہونٹوں پر ہی رک گئے تھے. وہ شخص اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا تھا. اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا, میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا کہوں. لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی.
وہ سر جھٹکنے لگی جیسے حقیقت قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ کی کوئی ہم شکل ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے خود تابوت میں آپ کی لاش دیکھی تھی. آپ سچ بتائیں کہ آپ حقیقت میں میرے سامنے کھڑے ہیں یا میرا خیال ہے؟ وہ ایک قدم اور آگے آیا مگر فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے. آواز میں نرمی تھی. ہم شکل بیگم آپ حد کرتی ہیں جی. اگر تم چاہو تو سہاگ رات کی 1000 نشانیاں گنوا سکتا ہوں، لیکن ابھی تم گھبرا رہی ہو. اندر معنی خیز تھا. وہ بے بسی سے بولی، میں مان ہی نہیں سکتی. آپ نہیں ہو. 4 مہینے 10 دن یہ سب کوئی خواب نہیں ہو سکتا. میں اتنی لمبی نیند نہیں سو سکتی. آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ دھوکا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما جیسے ڈر کو تھامنا چاہتا ہو. دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو یہ سب کیوں کرتا. اس نے اچانک ایک نازک سی گستاخی کی تھی جبکہ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی. اس کے لمح سے اس کے بدن میں ایک پرانی واقفیت کی لہر دوڑ گئی تھی. وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. یہ سب حقیقت ہے، لیکن آپ زندہ کیسے ہیں؟ پلیز آپ کون ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. خدا کے لیے مجھے حقیقت بتا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرار نے گہری سانس لی. یہ کہانی لمبی ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں تم سے دور رہا ہوں. بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ سنانا ہے، مگر ابھی تمہیں خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور مجھے صرف تم سے سکون چاہیے. پلیز. یہ کہتے وہ قریب ہوا تھا اور نہایت آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا. چند لمحے وہ اس کی بے باک گستاخیاں برداشت کرتی رہی اور پھر وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خوش ہوں، ڈری ہوئی ہوں یا سب کچھ خواب لگ رہا ہے. اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. فی الحال بس اتنا جانو کہ تم اکیلی نہیں ہو. باقی باتیں وقت پر ہوں گی اور ابھی مجھے صرف سکون لینے دو پلیز. وہ گلاس تھامے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جیسے ہر لکیر کو پرکھ رہی ہو. دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا مگر اس تیز دھڑکن میں حیرت کے ساتھ ایک سوال بھی تھا جو اس منظر کے ختم ہونے کے بعد ہی جواب چاہتا تھا. لیکن اب منظر ختم نہیں ہو سکتا تھا. وہ بہت آہستگی سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور بہت پیار سے اس کو اپنے بستر کی طرف بڑھا رہا تھا. وہ اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے سب اس کی گرفت سے ریت کی مانند پھسل رہا ہو. وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں بہکتی جا رہی ہو. اس نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو خود میں گم کر دیا تھا. اس بات سے انجان ان کی یہ ملاقات کتنی جان لیوا ثابت ہونے والی ہے. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی گئی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کب سوئے کچھ پتہ نہیں چلا. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. صبح کی نرم روشنی بستر پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی. وہ اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. خاموشی سے پہلو میں لیٹے ہوئے شخص کو غور سے دیکھنے لگی تھی. کل رات جب وہ قریب آیا تھا اس کی ہر گستاخی اس کی شوہر جیسی تھی. وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ اتنا بڑا معجزہ بھی کرتا ہے. وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد جاگ گیا تھا. کمرے میں ہوا ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی. پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور روشنی کی نرم شعائیں ان کے چہروں پر کھیل رہی تھی. اس نے آہستہ سے کہا اٹھ گئے آپ؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا ابھی ارادہ نہیں تھا. بلا وجہ تم گھور رہی تھی تو آنکھ کھل گئی. اس کی آواز میں تھوڑی خستگی اور بے چارگی تھی لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی سچائی کے بھنور میں درسی ہوئی لگ رہی تھی. اس نے بے ساختہ کہا چھوڑیں ان باتوں کو. مجھے آپ سچ سچ بتائیں یہ سب کیا تھا؟ 4 مہینے پہلے جو ہوا تھا وہ کیا تھا اور اب جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں. مجھے حقیقت بتائیں. میرا دماغ پھٹ جائے گا. کچھ لمحے وہ خاموش رہا. کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسوں کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی. پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک ایجنٹ ہوں، کمشنر ایجنٹ زرار خان. دراصل ایک کیس اچانک میرے اوپر آ گیا تھا جو مجھے بہت بری طرح پھنسا سکتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو میری پوسٹ چلی جاتی، میرا گھر ضبط ہو جاتا اور تمہیں بھی بلا وجہ پولیس تھانے کے چکر کاٹنے پڑتے. میں نے صرف حل نکالنا تھا اور اس کے لیے مجھے خود کو مکمل طور پر ختم کرنا پڑا. اس نے اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی
जिसे अपनी हर बात में सच्चाई की जमानत देना चाहता हो। वो बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। आपको अंदाजा भी है मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, कैसे कैसे जुमलों को मैंने बर्दाश्त किया है। अगर ऐसा था तो कम से कम आप एक खत के जरिए मुझे पैगाम दे देते। आपने शादी मुझे तकलीफ देने के लिए की थी। इसके होंठों पर हल्की लर्जिश थी, इसके आंसू अभी भी बिस्तर पर गिरते जा रहे थे। इसने नरम लहजे में कहा, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब मैं वादा कर रहा हूं जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुस्बत, क्यों नहीं सोच रही तुम? इसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं, मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। इसकी आवाज में गुस्सा और दर्द की मिली जुली कैफियत थी और वो रोते हुए बिस्तर से उठी और कमरे से चली गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, इसकी नजरें इसके पीछे देख रही थी, जैसे हर कदम इसकी याद दिलाता हो। कमरे की रोशनी अब मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। पर्दे के किनारे हल्की हल्की हवा में लर्स रहे थे और बिस्तर की चादर पर आंसुओं के धब्बे अभी ताजा थे। इसके दिल में एक अजीब खालीपन और उम्मीद का मलगूबा था कि अब सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन इसके जाने के बाद खामोशी में सिर्फ यादें रह गई थी और कमरे की हवा में इसकी मौजूदगी की खुशबू। कमरे की छोटी छोटी चीजें जैसे हर पल इनके जज्बात का हिस्सा बन गई थी। घड़ी की टिक टिक, पर्दे का सरसराना, बिस्तर पर आंखों के धब्बे और हर चीज में एक नया सवाल छुपा था, एक नया आगाज जो उसे वक्त के साथ ही जवाब दे सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर बाद हॉल की खामोशी में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। वो सोफे पर मुंह फैलाए, चेहरे पर गुस्से के साए लिए बैठी थी, जैसे हर लम्हा अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती हो, लेकिन जुबान पर काबू रख रही हो। पर्दे के किनारे धीरे धीरे हिल रहे थे और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर घबराहट या नरम रोशनी का असर नहीं पड़ा था। चल लम्हे बाद सीढ़ियों के सरसराहट सुनाई दी और वो एक लम्हे के लिए चौंक कर उठ गई। वो वहां था, कदम कदम से चलता हुआ, एक कुदरती इत्तेमाद और खामोश कुव्वत के साथ। इसने फौरन अपना मुंह घुमा लिया, जैसे नाराजगी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जरार ने इसे देखा, मुस्कुराया और फिर जल्दी की सोफे के करीब आकर बैठ गया। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन इसने इसकी कलाई को थाम लिया था और आहिस्ता से इसे पकड़कर सोफे पर दोबारा बैठा दिया था। वो भी मुंह फैलाए बैठी थी, नजरें नीचे, लेकिन दिल के अंदर जज्बात के तूफान छुपाए हुए थे। कमरे की खामोशी में सिर्फ इनके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जरार ने धीरे लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मैं माफी चाहता हूं, मैंने जो तकलीफ तुम्हें दी इसके लिए मुझे अफसोस है। इसने सर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और इसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हमेशा करता रहूंगा, और तुम्हें अकेला छोड़कर गायब होना ये सब सिर्फ एक वजह से था। मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो इसकी बातों को सुनकर भी कुछ कहने के काबिल नहीं रही। इसने थोड़ी देर खामोशी के बाद सर उठाया और पूछा, खैर ये घर किसका है? हम यहाँ क्यों हैं? आपके अम्मी बाबा के घर क्यों नहीं गए? जरार ने आहिस्ता लहजे में जवाब दिया, केस 75% हल हो चुका है, बाकी 25% बाकी है। इस वजह से मैं अभी भी मंजर पर नहीं आया। तो मैं गायब भी मैंने बिल्कुल लोगों की नजरों में आए बगैर किया है। किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। तुम्हें अगर कोई फर्क पड़ रहा है, अगर मसला है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर वापस छोड़ आता हूँ। इसने गुस्से में सर हिलाया और कहा, बात नहीं करनी मुझे आपसे, आपके पास यही सब है, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। आप क्यों मुझे मना रहे हैं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब थे आप मेरे पास। जरार ने इसकी आंखों में देखते हुए दोबारा माफी मांगी। मैं जानता हूं, मैं एक बार फिर माफी चाहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम तकलीफ में रहो। लेकिन वो इसके हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चल दी। इसके कदम सख्त और फैसला कुन थे। हॉल में इसकी आवाज और कदमों की गूंज रह गई। वो सोफे पर थोड़ी देर बैठा रहा, खामोश, लेकिन अहद के साथ कि वो इसे कभी दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। इसने कई दफा इससे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो एक दफा भी इसकी बात सुनने को राजी नहीं थी।
अगर इस बेवकूफ को जरा भी इल्म होता कि आज का दिन इसे दोबारा जुदाई की तरफ ले जाएगा, तो वो कभी भी इससे इतना नाराज नहीं होती। रात की खामोशी कमरे में छाई हुई थी। सिर्फ हल्की रोशनी की किरणें पर्दों के किनारे से फिसल कर सोफे तक पहुंची थी। वो सोफे पर खामोश बैठी हुई थी। चेहरे पर थकावट और बेबसी के आसार थे। आंखों में शब रोज की थकन की झलक नुमाया थी। दरवाजे की खड़क सुनकर इसने सर उठाया और जैसे इसके कदम कमरे में दाखिल हुए, वो एक लम्हे के लिए चौंक कर रुक गई। वो कदम कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। इसकी आंखों में सुकून और पुरअज़म कैफियत थी। वो धीरे से बोला, एक दफा मेरी बात तहम्मुल से सुन लो। इसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। वो बोलते सोफे के बराबर बैठ गया था। कमरे में एक अजीब सुकून छा गया था। वो अभी मुंह मोड़े नजर नीचे किए बैठी रही थी, जैसे हर लफ्ज को वो छान रही हो कि इसे दिल पर बिठाए या नहीं। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर इसने धीमे लहजे में कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैरून मुल्क। फिलहाल मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए खतरा है, इसलिए तुम अपने भाई के घर चली जाओ। मैं तकरीबन 2 से 4 महीने बाद लौटूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। वो एक झटके से पलटी, बेयकीनी की हालत में इसको देखने लगी। इसकी आंखें हैरत और दुख से भर गईं। हल्की हिचकियां इसके गले से फूट रही थी। इसने आहिस्ता से सर हिलाया और धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन देखो मैं मजबूर हूं। इसने सख्त लहजे में कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसा कौन सा केस है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? अगर ऐसा ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर थोड़ी लड़ती आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद अचानक मुझ पर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। इसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। इज़रार ने नरम लहजे में कहा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिर इसने अपनी जेब से एक छोटी पर्ची निकाली और आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ाई। धीमी आवाज में बोला, इसमें मेरा नंबर लिखा है, तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, और अब चलो। वो कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कदम धीरे लेकिन पुरअज़म थे। पीछे रह गई वो, हिचकों के साथ रो रही थी। इसकी आंखों में धुंधला सा खौफ और दिल में बेचैनी छाई हुई थी। कमरे की रोशनी में इसकी तन्हाई वाज़ेह नजर आ रही थी। पर्दे के किनारे हल्की हवा में सरसराते और सोफे की नरम साख्त पर इसके बैठने की छाप अब भी ताजा थी। खामोशी में सिर्फ इसके रोने की आवाज गूंज रही थी और हर हिचकी इसके दिल की टूट फूट को बयान कर रही थी। कमरे की हर चीज, सोफा, पर्दे, दीवारें जैसे इसके जज्बात की गवाह बन चुकी थी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया और रात की हवा में वो तन्हाई और इज़्तिराब के एहसास के साथ रह गई, जबकि बाहर अंधेरा और खामोशी इसे अपने सन्नाटे में घेरे हुए था। ये लम्हा सिर्फ जुदाई और नाराजगी के बीच का था, लेकिन हर एक झटके में उम्मीद की एक किरण भी छुपी थी, एक वादा जो शायद वक्त के साथ ही हकीकत में बदलता। कुछ ही देर बाद सुलेमान हाउस के सामने गाड़ी रुकी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी थी। इन गाड़ी के जाते सड़क की खामोशी इसे और ज्यादा काटने लगी थी। इसने अपने आंसू हाथ की पुश्त से साफ किए, गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजा दी। दिल इस रोज से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने सुलेमान खड़ा था। इसे देखते इसके जब्त का आखिरी बंधन टूट गया था। वो कुछ कहता, इससे पहले वो रोते हुए इसके सीने से जा लगी। इसका सर सुलेमान के सीने में छुप गया था और इसके कंधे हिचकियों से लड़ने लगे थे। सुलेमान चंद लम्हे बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, न इससे कुछ पूछा न कोई सवाल किया। बस इसके सर पर हाथ रखा, जैसे ये यकीन दिलाना हो कि वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद वो खुद इससे अलग हुई। आंखें सुर्ख थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसने अपने भाई की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज में बोली, भाई ज़रार जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। सुलेमान चौंक तो गया मगर फौरन होश में आ गया। इसने फौरन इसकी कलाई थाम ली और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। ये कहते इसने दरवाजा बंद कर दिया और इसे बाजू से पकड़कर सीधा इसके कमरे की तरफ ले आया। कमरा वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। बेड सलीके से लगा हुआ, सोफे पर इसका पुराना शॉल रखा था।
सुलेमान ने इसे सोफे पर बिठाया और खुद भी इसके साथ बैठ गया था। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर सुलेमान ने आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में कहा, तुम यहाँ से कल गई थी ना? इस दिन मुझे जरार की तरफ से मैसेज आ गया था। यकीन करो मैं खुद भी बहुत हैरान था। ये कोई मामूली केस नहीं है। वो सर झुकाए सुनते रहे। आंसू गालों पर बह रहे थे। इसने मुझे सख्ती से कहा था कि मैं तुम्हें सब समझा दूं। सुलेमान ने बात जारी रखी, इसे झूठे कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश हो रही है और साथ ही करप्शन के भी इल्जामात हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहता तो बुरी तरह फंस जाता। इसकी पोस्ट खतरे में है, इसका करियर खतरे में है। वो तड़प कर बोली, लेकिन भाई अगर वो जिंदा थे तो कम से कम मुझे बता तो देते, मुझे एक खत एक पैगाम ही भेज देते। आपको अंदाजा इन 4 महीनों में मैंने कितनी अजियत बर्दाश्त की है। सुलेमान ने गहरी सांस ली। मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूं तुमने क्या कुछ झेला है, मगर सुनो, इसलिए वो भी दुनिया की नजरों से गायब है, ना सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बल्कि अपने ओहदे को भी बचाने के लिए। अगर तुमने इस वक्त हौसला छोड़ दिया तो वो केस का नहीं रहेगा। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इन्होंने अच्छा नहीं किया भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा सदमा दिया मुझे। सुलेमान ने नरमी से इसके आंसू पूछते हुए कहा, मैं मानता हूं वो गलत था, मगर अब मामला जज्बात से नहीं संभलेगा, होश से संभलना होगा। इसने अचानक सवाल किया, तुम्हारी भाभी ने तुमसे नौकरी की बात की होगी ना? वो चौंकी और आहिस्ता से सर हिला दिया। सुलेमान के लहजे में फौरन सख्ती आ गई। तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा, घर खर्च सब कुछ, तुम बस हौसला रखो। ये सुनते वो दोबारा इसके सीने से लग गई। इस बार इसके रोने में खौफ के साथ साथ एक हल्का सा इत्मीनान भी शामिल था। सुलेमान ने इसे मजबूती से थाम लिया, जिसे टूटने नहीं देगा। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर कहीं रात गहरी हो रही थी, मगर इस कमरे में कम से कम अब ये यकीन मिल गया था कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगले दिन इसे देखकर इसकी भाभी बुरी तरह चौंक गई थी, लेकिन सुलेमान ने बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल लिया था कि वो इसे लेकर खाला के घर चला गया था। थोड़ा बहुत कुलसुम ने शोर किया था, ऐसे कैसे, कल तक तो आप बड़ा परेशान थे, लेकिन आज अचानक ये वापस कैसे आ गई? मगर सुलेमान के डांटने पर वो बिल्कुल खामोश हो गई। लेकिन कुलसुम का शक बहुत बुरी तरह इस पर बढ़ चुका था। यही वजह थी कि अब वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। 1 महीना बीत चुका था। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। वो घर के दरवाजे से निकलकर करीबी पार्क की तरफ आ गई। दिल अजीब सी कैफियत में घिरा हुआ था, जैसे सीने में कुछ बोझ रख दिया गया। तबीयत निढाल लग रही थी। कदमों में वो रवानी नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। पार्क की पगडंडी पर चंद लोग वॉक कर रहे थे। कहीं परिंदों की आवाजें थी, कहीं बच्चों के झूलों की हल्की चिड़चिड़ाहट। मगर इसके लिए ये सब मनाजर जैसे बेरंग थे। वो कुछ देर चलने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गई। हाथों को घुटनों पर रखकर इसने गहरा सांस लिया। नजरें सामने दरख्तों पर जमा दी, मगर सोचें बेकाबू थी। कभी जरार का चेहरा आंखों के सामने आता, कभी भाई की बातें, और कभी रात की वो जुदाई जिसका जख्म अभी ताजा था। इस 1 महीने के दरमियान इसने एक दफा भी इससे राब्ता नहीं किया था। वो सिर्फ खुद को कोस रही थी कि जब वो इससे मिली थी, कम से कम जी भरकर इसे देख लेती, इससे बातें कर लेती। इससे फोन करते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। मगर वो जानती नहीं थी कि मसला इसी रोज शुरू हो चुका था जब वो इससे मुलाकात करने के लिए गई थी। चंद लम्हे बाद अचानक इससे अपने बराबर में किसी की आहट महसूस हुई थी। दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। इसने चौंक कर सर घुमाया। एक अजनबी शख्स वहां खड़ा था, दरमियाना कद, आंखों में सख्ती, लिबास आम सा मगर अंदाज सवालिया था। इसके अंदर खतरे की घंटी बजने लगी थी। न जाने क्यों इसे देखकर एक अजीब घबराहट हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई गरीब मखलूक है। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे घर की सिमत कदम बढ़ा दिए। अभी 2 कदम ही बढ़ी थी कि वो शख्स तेज चलता हुआ इसके सामने आ गया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। वो आदमी इसे गौर से देखते हुए बोला, आप मिसेस जरार खान है ना? झूठ नहीं बोलिएगा, सच सच बताएं, आप ही मिसेस जरार खान है ना? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इसने घबराहट छुपाते हुए हल्का सा सर हिला दिया। वो तंजिया लहजे में मुस्कुराया, मिसेस कैसे हो सकती हैं आप? आपके शौहर तो मर चुके हैं ना? फिर आपने इस टाइटल पर एतराज क्यों नहीं किया?
वो जानबूझ कर इसको अपनी बातों में बुरी तरह उलझाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। इसने खुद को संभालते हुए कहा, आप कौन है जो इस तरह बीच सड़क पे खड़े होकर मुझसे सवालात कर रहे हैं? इसके भाई ने कुछ दिन पहले इस पर सख्ती की थी कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि इसका शौहर जिंदा है, और अब एक अजनबी शख्स को इस तरह से मुखातिब करना न जाने क्यों ऐसे खौफ में मुब्तला कर चुका था। वो फौरन बोला, मोहतरमा, शायद आपका दिमाग खराब है। ये बीच सड़क नहीं, एक पब्लिक पार्क है। आप कुछ ज्यादा ही उल्टी बातें करती हैं। मोहतरमा, इसकी आवाज में बदतमीजी साफ झलक रही थी। ठीक है, वो जब्त से बोली, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसका दिल चाह रहा था वो फौरन इसके सामने कहीं गायब हो जाए, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था। वो एक कदम और करीब आ गया। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, आपका शौहर कहाँ है? मैं आपके रास्ते में दोबारा नहीं आऊंगा और ना ही आपको परेशान करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं बताया तो याद रखिएगा, मैं हर लम्हा आपके दरवाजे पर आऊंगा और आपको तकलीफ पहुंचाऊंगा। बेहतर है सच बताकर आज ही अपनी जान छुड़ा लें। इस सवाल पर इसकी सांस अटक गई। लम्हा भर के लिए दिल ऐसे धड़का, इससे लगा सब सुन लेंगे। इसने फिर भरपूर कोशिश के लिए करके खुद को काबू में रखा और साफ लहजे में बोली, मेरे शौहर मर चुके हैं, मैं इनकी बेवा हूं। वो आदमी हंस पड़ा, एक सख्त और तल्ख हंसी। झूठ मत बोलिए, अभी 1 महीना पहले आप इनसे मिलकर आई हैं, इनके साथ रात गुजार कर आई हैं। सच सच बताएं, इस वक्त वो कौन से मुल्क में है? इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, मगर इसे चेहरे पर खौफ आने नहीं दिया कि बकवास है, और तेजी से बोली। जबकि वो गुस्से से बोला, आप हमसे कुछ भी छुपाएंगी, तो इसने उंगली इसकी तरफ उठाई। याद रखिएगा, आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। अब इसके अंदर गुस्सा उभरा। पहली बात वो मजबूत आवाज में बोली, आप इस तरह मुझे रोककर सवाल नहीं कर सकते, और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं वो साफ धमकी है। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। अभी रास्ते से हटिए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये कहकर वो इसके पहलू से निकलने लगी। अचानक वो आदमी चीख उठा, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर दोनों को हवालात के पीछे डालूंगा। मेरे भाई को तुम्हारे शौहर ने मारा था, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके कदम रुक गए। इसने पलट कर एक लम्हे को उसे देखा। इसकी आंखों में नफरत, इंतकाम और जुनून वाज़ेह था। दिल काम गया, मगर वो एक लफ्ज भी बोले बगैर वहां से तेज कदमों से निकल गई थी। इसके कदम पार के रास्ते पर लड़खड़ा रहे थे। सांस तेज थी, दिल में खौफ ने पंजे गाड़ दिए। पहली बार इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि जरार का केस कितना खतरनाक है, और इस खतरे का साया अब तक भी पहुंच चुका था। इसने इस पल तय कर लिया था कि वो बाहर नहीं निकलेगी, मगर जानती नहीं थी कि इसका शौहर इसे खुद अपने हाथों से बुरी तरह फंसा चुका है। 15 दिन बाद इसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत अजीब हो रही थी। आज इसने टेस्ट करवाया था, मगर दोपहर में सोने की वजह से रिपोर्ट इसके आने की बजाय इसकी भाभी के पास चली गई थी। इस बात से अनजान इसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। दोपहर का वक्त था। हॉल में खामोशी यूं फैली हुई थी जैसे हवा भी आहिस्ता सांस ले रही हो। वो सर झुकाए सोफे के किनारे बैठी थी। उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थीं। दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। बार बार सांस भारी हो रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घबराहट किस बात की है। घर गैर मामूली तौर पर खामोश था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। इस लम्हे कुलसुम अपने कमरे से बाहर निकली। इसके हाथ में कुछ कागजात थे, चेहरा सख्त और आंखों में गुस्से की चमक। वो बगैर रुके इसके सामने आकर कागजात फर्श पर फेंकती हुई बोली, मुझे इसका जवाब चाहिए। ऐसे कैसे तुम हमारे घर में रहते हुए ये गंदा काम कर सकती हो? तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? तुम क्या समझती हो मैं अंधी हूं, इस घर में आंखें बंद करके रह रही हूं? मुझे इसी दिन शक हो गया था जब अचानक तुम घर से गायब हुई थी। तुम हो ही गलीस लड़की, जबकि तुम्हारा शौहर मर गया क्योंकि वो एक बाकिरदार मर्द था। तुम जैसी लड़की के साथ इसकी जिंदगी लिखी नहीं थी। वो एकदम चौंक गई, सर उठाया, दिल तेज धड़कने लगा था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसकी भाभी इससे क्या बोलना चाहती। वो घबराए हुए लहजे में बोली, भाभी आप ही क्या बोल रही हैं? क्या आया रिपोर्ट्स में? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, कई दफा उल्टियां हो गई, एक दफा मैं बेहोश भी हो गई, इसलिए खून टेस्ट करवाया था। ऐसा रिपोर्ट में क्या आया है जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? कांपते हाथों से इसने फर्श से एक रिपोर्ट उठाई। नजर जैसे ही अल्फाज पर पड़ी, दुनिया घूम गई। रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह थी, वो प्रेग्नेंट थी।
اس کی انگلیاں لرزنے لگی تھیں. اس نے بے یقینی سے کلثوم کی طرف دیکھا جیسے کوئی مذاق ہو, کوئی غلطی. کلثوم آگے بڑھی اور بغیر کسی توقف کے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا. تم کیا سمجھتی ہو میں تم پر نظر نہیں رکھتی؟ وہ چیخی. تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم اپنے شوہر کی بیوہ ہو, اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہو, اور اتنا گھنونا کام. آج آنے دو تمہارے بھائی کو, تمہارا دماغ درست کراؤں گی. میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی. تم ایسے کیسے ہمارا نام ڈبو سکتی ہو؟ تمہارا بھائی تم پر کتنا مان کرتا ہے, تم ایسے کیسے اس کا نام برباد کر سکتی ہو؟ اگر اتنی آگ تھی تو کم از کم ہمیں بتا دیتی, تمہاری شادی کروا دیتے. ایسا گندا کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ صدمے سے ساکت ہو گئی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا. بھابھی اللہ کے لیے, اس نے رندی ہوئی آواز میں کہنا چاہا, مگر بات مکمل نہیں ہو سکی. کلثوم نے تیز لہجے میں کہا, بتاؤ سچ سچ, یہ کس کا بچہ ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تم نے؟ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ اسی لمحے گھر کا مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی. قدموں کی آہٹ سنائی دی. سلیمان گھر میں داخل ہوا تھا. کلثوم فوراً لپک کر اس کی طرف بڑھی, آواز میں زہر گھولے ہوئے, دیکھو تمہاری بہن نے کیسا گندا کام کیا ہے. نہ جانے اپنے پیٹ میں کس کا گند لیے پھر رہی ہے, پریگننٹ ہے یہ. وہ مزید بولنے والی تھی کہ ایک زوردار آواز گونجی. سلیمان نے اچانک کلثوم کے منہ پر ایک سخت تھپڑ مار دیا. ہال میں سناٹا چھا گیا تھا. اس کی آنکھوں میں آگ تھی. آواز گرجدار تھی, میری بہن پاک دامن ہے. خبردار, جو تم نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا, میں تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن ایسا الزام نہیں. بنا معلومات کیے تم ایسے کیسے میری بہن پر اتنا گندا الزام, وہ بھی اتنے گھنونے انداز میں لگا سکتی ہو؟ کس نے تمہیں حق دیا؟ تم ماں ہو اس کی, جو اس کے معاملات میں کھڑی ہو کر آواز بلند کر رہی ہو. جواب دو مجھے. کلثوم سکتے میں کھڑی. ایسا لگا تھا سلیمان آج اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے باہر نکال دے گا, مگر اس کا ایسا رد عمل دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی. سلیمان نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا, یہ بچہ کسی اور کا نہیں, زرار کا ہے, اس کے شوہر کا. زندہ ہے وہ, اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اور اگر تم نے اپنا منہ کسی اور کے سامنے کھولا تو یاد رکھنا, اس گھر میں کلثوم تمہارا آخری دن ہوگا. اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا. ابھی اسی وقت یہاں سے جاؤ. بالکل چپ رہو, تمہاری آواز نہیں آئے مجھے, ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کلثوم کا چہرہ زد پڑ گیا تھا. وہ ایک لمحہ ٹھٹکی, پھر بغیر کچھ کہے اندر کی طرف پلٹ گئی تھی. اس نے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی. سلیمان فوراً پلٹا اور اپنی بہن کے پاس آیا. اس کے چہرے پر ضبط ٹوٹ چکا تھا. اس نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ اب مزید خود کو نہیں روک سکی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کے آنسو سلیمان کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے. بھائی, مجھے کسی نے ایک لفظ بھی پوچھے بغیر مجرم بنا دیا. سلیمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. آواز نرم مگر پختہ تھی. میں ہوں نا, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہال کی خاموشی میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی, مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی. اس کے پیچھے ایک مضبوط سایہ کھڑا تھا, جو ہر الزام, ہر زخم اور ہر طوفان کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہونے والا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 دن بعد وہ اپنے بھائی کے ہمراہ ہسپتال چیک اپ کروانے گئی تھی. دوپہر ہمیشہ کی طرح بے جان اور بوجھل تھی. سفید دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن کے ساتھ مل کر کسی انجانے خوف کو بڑھا رہی تھی. وہ سلیمان کے ساتھ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی. اس کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی, نظریں فرش پر جمی تھیں, اور چہرے کا رنگ معمول سے کئی زیادہ زرد لگ رہا تھا. سلیمان کبھی سے دیکھتا, کبھی موبائل اسکرین پر نظر ڈالتا, جیسے کسی خوشخبری کی تلاش میں ہو. سلیمان نے خاموشی توڑتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا, میری زرار سے بات ہوئی ہے. میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ آدھے سے زیادہ اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے اور جلد واپس آنے کی کوشش کرے گا. اس نے سر ہلایا, مگر چہرے پر کوئی اطمینان نہیں تھا. چند لمحے جھجک کے بعد وہ بولی, بھائی, آپ کو یاد ہے پارک میں جو شخص ملا تھا؟ اس نے واضح دھمکی دی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اور زرار دونوں کو حوالات کے پیچھے ڈال دے گا. اس کی آنکھوں میں نفرت تھی, جیسے وہ اس سب کر بھی گزرے گا. سلیمان نے گہرا سانس لیا. میں نے بات بھی زرار کو بتا دی ہے, تم فکر نہ کرو, میں ہوں نا, ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, مگر اس لمحے ڈاکٹر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی. اس نے فائل دیکھتے ہوئے ان دونوں پر نظر ڈالی. مسز زرار, ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آئیں. وہ کرسی سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک دائیں جانب سے بھاری بوٹوں کی آواز آئی. چند لمحوں میں ویٹنگ ایریا کا سکون ٹوٹ گیا.
4-5 पुलिस एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हुए। आसपास बैठे लोग चौंक कर इन्हें देखने लगे। इसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। सुलेमान ने फौरन इसके सामने कदम बढ़ाया। एक पुलिस अफसर आगे आया, चेहरे पर सख्ती थी, आवाज में रौनक। हमें मिसेस जरार को अरेस्ट करना है, ऊपर से ऑर्डर है। ये रहा अरेस्ट वारंट। इसके हाथ से फाइल छूटते छूटते बची। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सुलेमान ने फौरन आवाजें बुलंद की, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मिसेस जरार नहीं है, ये बेवा है। इनके शौहर वफात पा चुके हैं। 6 महीने हो गए हैं। आप किस बुनियाद पर मेरी बहन को अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस अफसर ने बेबुनियादी से शान उचकाए। हम इन जाती बातों में नहीं पड़ते। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर जरार जिंदा है और एक खातून इनसे मिल चुकी है, इसलिए ये मैडम हामला है। इनकी दूसरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए केस वाजे है। बेहतर यही होगा कि आप तावन करें। वो सहम कर पीछे हट गई। ये सब झूठ है। इसकी आवाज कप कप आ गई। मेरे शौहर जिंदा नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। सुलेमान ने गुस्से और बेबसी से मुठियां भींच ली। आपको समझ नहीं आ रहा? ये सिर्फ इल्जाम नहीं, अस्पताल में ये सब करना कानूनी भी नहीं है। इसी लम्हे एक लेडी पुलिस आगे बढ़ी। इसकी आवाज निस्बतन पुरसकून मगर फैसला कुन थी। आप तशवीश ना करें, तमाम बातें थाने में सुनी जाएंगी। आइए हमारे साथ चलें। इसने बेख्तियार सुलेमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, होंठ लर्ज रहे थे। भाई, सुलेमान ने इसका हाथ थामना चाहा मगर पुलिस ने आड़े आकर फासला बना दिया। हौसला रखो, सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा। मैं पीछे आ रहा हूं, कुछ नहीं होगा, यकीन रखो। वो चंद कदम दूर ले जा गई। वेटिंग एरिया में मौजूद हर आंख इससे घूर रही थी, जैसे वो वाकई मुजरिम हो। नर्स दरवाजे के पास साकिब खड़ी थी। डॉक्टर रूम के दरवाजे पर बुलाने वाली आवाज अभी तक मौलिक थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये सब एक गलत फहमी नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का आगाज है। और ये सोच सोचकर इसके पांव बुरी तरह ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। इसे सीधा थाने लेकर आए थे और इसे इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंचा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन रूम में सन्नाटा गूंज रहा था। दीवारें बेरंग थीं, रोशनी हद से ज्यादा तेज मगर बेरहम, जैसे हर जाविये से इसे परख रही हो। बीच में रखी वाहिद कुर्सी पर वो सर झुकाए बैठी थी। सामने धाती मेज थी जिसकी सतह खाली थी, मगर इसके लिए वही मेज किसी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कपकपा रहे थे और आंसू बिना रुके इसकी गोद में गिर रहे थे। दिमाग जैसे मफलूज हो चुका था, सोचें बिखर कर रह गई थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। भारी कदमों की आवाज आई। 2 मर्द पुलिस अफसर और 3 लेडी पुलिस अंदर दाखिल हुए। वो फौरन मजीद सिमट कर बैठ गई, जैसे खुद को कुर्सी में गुम करना चाहती हूं। एक लेडी पुलिस ने अफसर के लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गया। कमरे में एक रस्मी खामोशी छा गई। अफसर ने फाइल खोले बगैर संजीदा मगर निस्बतन नरम लहजे में बात शुरू की। देखें मोहतरमा, हम आपके साथ बदतहजीबी नहीं करेंगे। आपकी हालत हमारे सामने, आप हामला है और कानून औरत की इज्जत का ख्याल रखता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा तावन करें और सच सच बताएं। इसने सर और ज्यादा झुका लिया। आंसू की रफ्तार और तेज हो गई। अफसर ने बात जारी रखी। हमें मुस्तनिद इत्तला मिली है कि आपके शौहर जिंदा है। तिबी और कानूनी एतबार से यह मुमकिन है कि कोई औरत शौहर के इंतकाल के 6 माह बाद हामला हो। आपके हक में बेहतर यही है कि हकीकत बता दें। वो बेख्तियार सिसकी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे शौहर मर चुके हैं। इसकी आवाज टूटे जा रही थी मगर लहजे में जिद नहीं, से बेबसी थी। अफसर ने कुर्सी से जरा सा आगे झुककर सवाल किया, अगर आपका शौहर इंतकाल कर चुका है तो फिर ये हमल कैसे ठहरा? रिकॉर्डर के मुताबिक आपकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई? क्या आपने किसी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया? ये जुमला सुनकर वो जैसे अंदर से लर्ज गई। इसने चौंक कर सर उठाया। आंखों में खौफ और सदमा साफ छलक रहा था। नहीं, वो घबरा कर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इस इल्जाम की भी इजाजत नहीं दे सकती। एक लेडी पुलिस ने कदरे सख्त अंदाज में कहा। मोहतरमा, बराए गरम जज्बाती होने की बजाय सवाल का वाज़ेह जवाब दें। कानून हकायक पर चलता है, आंसुओं पर नहीं। इसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा। जज्बाती नहीं हो रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरे शौहर मर चुके हैं। मैंने कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। अफसर ने गहरी सांस ली। हम आप पर दबाव डालने नहीं आए, मगर आपको ये समझाना होगा कि अगर आप हकीकत छुपाएंगी तो ये आपके खिलाफ जाएगा। अगर मिस्टर जरार जिंदा है और आप इससे मिल चुकी हैं तो ये कानूनी तौर पर संगीन मामला है। वो सीधी होकर बैठी, आवाज अभी भी कांप रही थी मगर इसमें अजीब सी मजबूती आ गई। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए मैं कोई झूठ कबूल नहीं कर रही। मैं सिर्फ वही कह सकती हूँ जो सच है। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती और ना ही किसी इल्जाम का जवाब देने की पाबंद हूँ।
कमरे में चंद सेकंड खामोशी छा गई। अफसर ने इसे बगौर देखा जैसे इसके चेहरे से कोई दरार ढूंढ रहा हो। तो आप अपने बयान पर कायम हैं? इसने आंखें पूछे, नजरें बुलंद की। जी, मैं अपने बयान पर कायम हूं। जब तक मेरे वकील मौजूद नहीं होंगे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेडी पुलिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। अफसर ने फाइल बंद की। ठीक है, आपको कानूनी तरीके से मजीद पूछगछ के लिए रोका जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। तो वो खामोश रही। दिल अभी भी खौफ से भरा हुआ था, मगर इसके अंदर एक बात वाज़ेह थी। वो किसी दबाव, किसी धमकी, किसी इल्जाम के आगे वो सच नहीं बदलेगी जो इसके लिए वाहिद बचाव था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर से रात हो चुकी थी। इसे इस कमरे से बाहर नहीं निकाला गया था। कमरे में रात का सन्नाटा भरा हुआ था। वही तेज रोशनी, वही बेरहम दीवारें, मगर अब इसके अंदर तवानाई नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। वो कुर्सी पर बिल्कुल निढाल बैठी थी, सर घुटनों के दरमियान, आंखें सूजी हुई, आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर सीना भी भारी था। दिल में एक मुस्तकिल खौफ जम गया था, ऐसा खौफ जो सांस के साथ अंदर बाहर हो रहा हो। बच्चे के वजूद का एहसास इसे बार बार चौंका देता, जैसे कोई कमजोर धड़कन इसे याद दिला रही हो कि हारने की इजाजत नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो चौंक कर सीधी हुई, कदमों की आहट सुनी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले लम्हे दरवाजे में जरार खड़ा था। इसे देखते हुए वो जब्त तोड़ बैठी। एक लम्हा भी न लगा, वो तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से इसकी तरफ बढ़ी। रोते हुए इसके सीने से लग गई, जैसे इससे एक लम्हे में अपनी पूरी जिंदगी मिल गई हो। इसका वजूद कपकपा रहा था। जरार ने फौरन इसे अपनी बाहों में भरा। मजबूती से इसकी आवाज पुरसकून मगर गहरी थी। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब संभाल लिया मैंने। मगर वो सुनने की हालत में नहीं थी। वो हिचकियों के साथ बोली, जरार, वो पुलिस वाले, वो कह रहे थे मुझे मार देंगे। मैंने किसी को नहीं बताया था कि आप जिंदा, मैं कसम खाती हूँ। आप क्यों आए? अगर वो लोग आप तक पहुंच गए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे जरार। वो जरा सा पीछे हटा, इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर आंखों में देखा। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शौहर जिंदा है और ये इनका सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने तुम पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। वो ससक उठी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा बच्चे का क्या होगा? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला जरार। मुझे हर वक्त लगता रहा कि अगला लम्हा मेरा आखिरी होगा। इसके लहजे में अब गुस्सा शामिल हो चुका था। वो गुस्सा जो बहुत देर से दबाया गया हो। कुछ नहीं होगा, पूरा निजाम मैंने उलट कर रख दिया है। जो इस खेल में शामिल था सब सामने आ चुके हैं। जिन लोगों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी नहीं बचे। अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। वो हैरत से इसे देखने लगी। और केस खत्म, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मैं भी बाइज्जत बरी हूँ और तुम पर लगाया गया हर इल्जाम भी खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने सब ड्रामा रचाया था वो खुद जवाब देंगे। मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी भी देखनी है। भाड़ में गया सब कुछ। इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इस बार खौफ के साथ थोड़ी सी उम्मीद भी थी। वो मुझे बहुत डरा रहे थे जरार। मुझे लग रहा था मैं यहां से जिंदा नहीं निकलूंगी। इसने इसे फिर अपने साथ लगा लिया। मैं जानता हूं, इसलिए मैं आया हूं। तुम्हें इस हालत में यहां लाना इनकी हमाकत थी। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, कानून के अंदर रहकर, मगर सख्ती से, इसने कमजोर आवाज में कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें किसी से बदला नहीं चाहिए, बस मुझे यहां से ले जाए। हम दोनों यहां से चले जाएंगे बैरूने मुल्क, कहीं दूर। इसने सर उठाकर इसे देखा, जैसे इसकी दिल की बात को तोल रहा हो। तुम थक गई हो, डर में बोल रही हो, मैं समझता हूँ। वो फौरन बोली, आप सब कर सकते हैं जरार। आप अमीर हैं, ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, बस यहाँ ना रहे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया। हम जाएंगे, मगर भाग कर नहीं। तुम्हारा हक, तुम्हारी इज्जत और हमारे बच्चे का मुस्तकबिल मैं इस खौफ के साए में नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं तो कल, मगर हम सर उठाकर जाएंगे। वो इसके सीने से लगी रही। दिल अब भी डर से भरा था, मगर इस बार इस डर के गिर्द इसके शौहर की बाहें थी और यही इसे टूटने से बचा रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो अब मंजर से नहीं हटा। इन लोगों ने इसकी बीवी पर हाथ डाला था। इसे कैसे वो चला जाता? इसने अंदर रहकर इन सब की जड़ें काट दी थी। जिन लोगों ने कत्ल किया था, जो इसके दुश्मन बन गए थे, वो सबको सामने ले आया था। इसकी बदौलत कई अफसर सस्पेंड किए गए थे और वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया था। 9 महीने बाद अस्पताल का कॉरिडोर तेज सफेद रोशनी से भरा हुआ था, मगर इसके लिए वो रोशनी भी बोझ बन चुकी थी। दीवार के साथ टेक लगाए वो बार बार घड़ी देख रहा था।
پھر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو ہر گزرتا لمحہ اس کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا. اندر اس کی بیوی زندگی اور موت کی سرحد پر تھی اور باہر وہ بے بس کھڑا تھا. پہلی بار خود کو واقعی کمزور محسوس کرتے ہوئے سلیمان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا, نظر جھکی ہوئی, ہونٹوں پر مسلسل دعا. کلثوم کے چہرے پر ندامت اور خوف ایک ساتھ موجود تھا. وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر استغفار کر رہی تھی. زرار کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے. ماں کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی اور باپ تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھما رہے تھے. پورا ماحول خاموش دعا بن چکا تھا. اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا. سب کے دل بیک وقت دھڑک اٹھے. ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں. چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود تھا, سفید کپڑے میں لپٹا ہوا. وہ جیسے ان کی طرف بڑھی, ان کے قدم خود بخود آگے ہو گئے. سانس روک کر اس نے دیکھا. ڈاکٹر صاحبہ نے نرمی سے کہا, بہت بہت مبارک ہو زرار صاحب, آپ کے گھر ایک پیارا سا بیٹا ہوا ہے. اس کے لیے وہ الفاظ جیسے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو گود میں لیا. ننھا سا چہرہ, بند آنکھیں, ہلکی سی سانس, اور اسی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے. پیچھے کھڑے سب لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں. ڈاکٹر صاحبہ نے دوبارہ کہا, آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں. عام طور پر اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن وہ بار بار آپ کا پوچھ رہی ہیں. آپ جا سکتے ہیں. وہ بچے کو ماں کے ہاتھوں میں تھماتا ہوا فوراً اندر کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر وہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی. چہرہ زرد مگر آنکھیں زندہ تھیں. اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ فوراً اس کے پاس پہنچا, جھک کر اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا. بہت بہت شکریہ. اس کی آواز بھر آ گئی, میرے برے وقت میں میرا ساتھ دینے کے لیے بھی اور اس خوبصورت تحفے کے لیے بھی. وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. پھر دھیرے سے بولی, آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اس کے دل میں جیسے کسی نے چبھن سی دی. وہ فوراً بولا, میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے, اگر میں پیچھے ہٹا تو یہ دنیا تم پر حملہ کر دے گی. وہ لمحہ بھر رکا, پھر مزید سنجیدگی سے بولا, میں نے فیصلہ کر لیا, جب بات فیملی پر آ جائے تو انسان کو اپنے عہدے کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں پوسٹ چھوڑ دوں گا, بابا کے بزنس میں ان کا ساتھ دوں گا, بس تم محفوظ رہو. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میری وجہ سے آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا. وہ ہلکا سا مسکرایا. اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا, ایسا کچھ نہیں ہے, محبت میں 1000 قربانیاں دی جاتی ہیں, میں کوئی بڑی قربانی نہیں دے رہا. تم اور ہمارا بچہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو. یہ کہہ کر اس نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا. وہ اس کے کندھے سے لگی روتی رہی, مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے, شکر کے تھے. باہر کوریڈور میں ایک ننھی سی زندگی نے سب زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا, اور اندر 2 ٹوٹے ہوئے انسانوں نے ایک دوسرے میں پناہ پالی تھی. یہی انجام تھا. سبق بھی کہ طاقت, عہدہ اور اختیار سب عارضی ہیں. اصل کامیابی ایک محفوظ گھر اور سچی محبت ہے.